सबसे पहले मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इस पूरे प्रोसेस का। यू सी माय स्क्रीन एवरीवन? यस। ओके ओके। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज से। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फॉर्म्स भरी दिए होंगे, 31 तक फॉर्म्स हैं, एक्सटेंड हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं डाला, आप लोग फॉर्म भर के पेमेंट कर दीजिए टाइम से। और स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ में आपने अप्लाई किया है, तो हम सिर्फ स्कूल ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक बात करेंगे। एज यू नो, स्कूल ऑफ लैंग्वेज जो है जेएनयू का सबसे बड़ा स्कूल है, और यहाँ पे 12 सेंटर्स हैं स्कूल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, एंड डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में 12 सेंटर्स आपको पता ही होंगे। आप Arabic and African Studies, Center for Chinese and Southeast Asian Studies, Center for English Studies, French and Francophonic Studies, Center for German Studies, Indian Languages का सेंटर है अलग, एंड जापानीज, कोरियन, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ का, रशियन लैंग्वेज का और स्पेनिश का। इन तरह के सेंटर्स हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। यू कैन ऑल्सो कॉल इट डिपार्टमेंट्स। तो 12 डिपार्टमेंट्स है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाया जाता है। और स्कूल ऑफ लैंग्वेज एज इन एक होल स्कूल है पूरा, जिसके अंदर लैंग्वेजेस का ही पढ़ाई होता है। ऐसे सिर्फ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत दूसरे दूसरे स्कूल्स भी हैं जेएनयू के अंदर। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इस तरीके से डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो हम स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, क्योंकि आपने अप्लाई किया है, हम वही स्पेसिफिक बात करेंगे। इसके बाद स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में जो आप बीए प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं, उस कोर्स के अंदर ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। मतलब आपका 10 सेमेस्टर होगा इसमें, बट इट इज मतलब द ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू कि ऐसा नहीं कि आपको बीए करने के बाद एमए करना मैंडेटरी ही है। मतलब अगर आपने बीए में एडमिशन लिया है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें एमए अवेलेबल है, लेकिन बीए में आप एक स्पेसिफिक ग्रेड स्कोर करेंगे, 4 का या 4.5 का ग्रेड स्कोर करने के बाद आपको एमए के लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो जितने भी लोग बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एमए भी करना चाहते हैं तो वो बिना एंट्रेंस दिए ही आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू कोर्सेज, जैसे पश्तो जो लैंग्वेज है उसके अंदर एमए प्रोग्राम नहीं है, तो उनका सिर्फ बीए तक है। इसके बाद एमफिल कोर्सेज जो हैं इस साल है नहीं। आई एम श्योर आप लोग मोस्टली बीए के स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल जस्ट एन इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर कि एमफिल कोर्सेज इस बार नहीं है। और पीएचडी जो है वो भी इन सारे कोर्सेज में ऑफर होता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म अकेडमिक्स में प्लान है, अगर आप लॉन्ग टर्म में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए, उसको बोलते हैं अकेडमिक्स के लिए पढ़ना, तो वो आप उस तरह से भी अपने करियर को देख सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे पीएचडी कोर्सेज भी अवेलेबल है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव फ्यू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो इफ अगर इस यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए भी है, तो वो भी कर सकते हैं। किस किस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आपके पास है पश्तो के अंदर, हिब्रू, मंगोलियन भाषा, इंडोनेशिया, एंड इनके अंदर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जाम पैटर्न फॉर 2021। आपको सबको पता होगा क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले 2-3 साल से हमारा एक पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। जेएनयू एंट्रेंस का पैटर्न चेंज हो गया जेएनयू एंट्रेंस का। तो पहले जो था वो एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला पैटर्न नहीं था। पहले आपका एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन पेपर आता था जिसके अंदर आप मतलब इट वाज नॉट एन एमसीक्यू पेपर, पर पिछले 2-3 साल से व्हाट वी हैव इज एक एमसीक्यू एग्जाम होगा आपका। और इस वजह से एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आई है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है पढ़ने का, और जो मटेरियल पहले से मतलब था वो अब उसमें से ढूंढ के आपको पढ़ना पड़ता है कि क्या यूजफुल है, क्या नहीं है, कैसे पढ़े। तो एकदम हमारा जो स्ट्रक्चर था पहले प्रिपरेशन का, वो
अब एकदम डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि आइडिया नहीं है स्टूडेंट्स को। लेकिन पिछले 2-3 साल से हर साल हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं एंड वी आर लर्निंग एवरी ईयर कि अच्छा इस एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर से कैसे डील किया जाए और इस पैटर्न को कैसे इसके लिए और सोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। तो उसी के तहत एग्जाम पैटर्न इस बार का आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको पता होगा कि जेएनयू एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपका एग्जाम करवाएगा और इनका जेएनयू का सारा एग्जाम एनटीए ही करवाता है। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको एक सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके घर के आसपास या जो भी आपने अपने एग्जाम में चूज किया है उसके हिसाब से जो आपको सेंटर मिलेगा वहां पे जाके आप एग्जाम देंगे। क्योंकि कोविड का सिचुएशन है तो लेट्स सी कि वो कैसे होता है या एग्जाम और एक्सटेंड होता है या नहीं, बट फॉर नाउ इट इज श्योर कि सेंटर पे ही जाके होगा, बट लेट्स सी। मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम का 100 होगा, लेकिन आई मीन मैक्सिमम क्वेश्चंस 100 होंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो डिपेंड कर सकता है कि वो कितने मार्क्स मतलब रखते हैं। यूजुअली दे कीप 100। टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, सबको पता है। मीडियम ऑफ एग्जाम वो इंग्लिश ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और बोलते हैं कि हिंदी में एग्जाम होगा कि नहीं, क्या हिंदी का ऑप्शन होगा। तो लेट मी टेल यू कि हिंदी नहीं होगा, सारा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में आएगा, लेकिन वो इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। तो डोंट बी स्केयर्ड, बेसिक इंग्लिश में होगा, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होगा। मार्किंग स्कीम वही है कि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक स्कूल का अलग अलग मार्किंग स्कीम हो सकता है। और इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में वेटेज कितना होगा दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, कि कितना जो है कितना जीके का क्वेश्चन आएगा, कितना इंग्लिश का आएगा और कितना मतलब रीजनिंग का आएगा। ये क्लियर वेटेज हमको नहीं प्रोवाइड करता जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी वजह से ये गड़बड़ होती है कि स्टूडेंट्स कितना टाइम किस में दे वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते। लेकिन ये समझ लीजिए कि यही हम जब अभी कोर्स डिस्कस करेंगे तो कैसे प्रायोरिटाइज करना है वो हम आगे आपको बताएंगे। बट देयर इज नो सच वेटेज फॉर एनी सेक्शन ऑफ द पेपर कि इंग्लिश का इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका इतना आएगा। और दूसरा चीज कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इवन इफ यू मार्क कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन का आंसर, इनकरेक्ट आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का करते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। उसके बाद स्टेप वाइज प्रिपरेशन, ये बेसिक सी चीज है आई थिंक मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझने की जरूरत है और क्या मार्किंग स्कीम है उसको समझने की जरूरत है पूरे एग्जाम की। उसके बाद जो सिलेबस है जेएनयू ईई का, जो सिलेबस है एज यू नो कि वेबसाइट पे और जो प्रोस्पेक्टस में सिलेबस दिया है वो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। उसमें सिर्फ लिख दिया है कि आपको ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन क्लैरिफाइड मतलब एक क्लियर डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत है। हमने स्लाइड में सिलेबस भी इसीलिए ऐड किया है ताकि फर्स्ट क्लास है तो हम लोग वो भी डिस्कस करें। तो एक डिटेल्ड सिलेबस हमने प्रिपेयर किया है तो वो अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना इज द सेकेंड स्टेप फॉर यू। इसके बाद स्टडी मटेरियल, एज यू नो पूरा स्टडी मटेरियल स्कैटर्ड है, तो स्टडी मटेरियल भी वी विल प्रोवाइड यू। हर जो भी हमारे पास हमने स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है वो हर हफ्ते हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और पहले का जितना स्टडी मटेरियल है, इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं कंपाइल्ड मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जितने से जितना स्टडी मटेरियल आप जहाँ से भी ले पाए, डजेंट मैटर कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, किस कोर्स में आपको कहाँ से मिल रहा है, जहाँ से स्टडी मटेरियल मिले, ऑनलाइन मिले, कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्टडी मटेरियल लेके आप अपने पास इकट्ठा रखिए, क्योंकि मेन एम होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो स्टडी मटेरियल टेक फ्रॉम वेयर एवर यू कैन। फोर्थ स्टेप है एक डे टू डे टाइम टेबल आप बना लीजिए। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग तो फिर भी क्लास बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन
आप लोग अगर पहले से प्रिपेयर करें तो आपका ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर होगा पढ़ने का, लेकिन अगर नहीं है तो आई वांट टू रिमाइंड यू कि बहुत कम टाइम बचा है, और इस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि कितना सिलेबस बच गया है। यू हैव टू वेरी स्मार्टली डिवाइड अपना पूरा सिलेबस जितने कम टाइम बचा है उसके अंदर, मतलब एक बोलते हैं ना स्मार्टली प्रिपेयर करना है आपको। तो इसके लिए आप एक सिलेबस को अपना डे वाइज डिवाइड कर लीजिए कि किसको आप कितना प्रायोरिटाइज करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कीप प्रैक्टिसिंग द मॉक पेपर्स। आप चाहे जितना भी मतलब नोट्स पढ़ लें, चाहे जितना भी आप हैंड रिटन नोट्स बना लें, लेकिन जब एग्जाम आता है सामने और जो मतलब वो जेन्यू एंट्रेंस का एनटीए जो कराता है, वो जो साइट है उस साइट पे आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कैसे देना है और कितने कम टाइम में आप इतने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसका प्रिपरेशन आपका होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके मॉक पेपर्स को सॉल्व करें, ना ही सिर्फ वहां से क्वेश्चन पेपर्स लें, बल्कि उसको जाके वहां पे बाकायदा टेस्ट दें। और इस तरीके के टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे गूगल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन गूगल फॉर्म्स में एज यू नो कि उसमें टाइम नहीं होता है ना, तो टाइम अगर नहीं है तो आपको यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम कि जितना टाइम 3 घंटे का टाइम मान लीजिए आपको जेन्यू एंट्रेंस में मिलता है, तो आप 3 घंटे का फोन में अलार्म लगा लीजिए, और जब भी आप मतलब मॉक पेपर्स या इस तरह के पेपर सॉल्व करते हैं तो गिव योरसेल्फ टाइम, उसी टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर ही छूट जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीए की वेबसाइट पे जाके मॉक पेपर्स चेक कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप प्लीज जाइए एनटीए की वेबसाइट पे और जाके मॉक पेपर्स चेक कर लीजिए, और वहां पे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, तो वो करते रहिए एवरी डे। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और सारा आपका रिक्वायर्ड मटेरियल। नाउ सिलेबस, now we are going to discuss the syllabus. Mostly डिटेल्ड सिलेबस जो 2021 का है उसमें आपके ये लैंग्वेजेस हैं जिस पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बेस्ड होगा। रशियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अरबिक, पर्शियन और पश्तो। तो ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं से रिलेटेड हर चीज आपको जितना इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं इन कंट्रीज का, इनके हिस्ट्री का, इनके कल्चर का, इनके ट्रेडिशन का, इनका जीके, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमने ये सिलेबस जो है कुछ बेसिक 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो प्लीज कोई मुझे एक बीच में माइक ऑन करके बोल देगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा क्योंकि मैं ये चला रही हूँ। राइट, कैन यू ऑल सी दिस स्लाइड? यस मैम। यस मैम। ओके, तो पहला पार्ट जो है आपके पूरे सिलेबस का वो है हिस्ट्री एंड कल्चर। किसका हिस्ट्री एंड कल्चर? ये सारे लैंग्वेजेस का एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक कंट्रीज का, है ना। रशियन लैंग्वेज जहाँ जहाँ बोला जाता है, और मेनली रशियन लैंग्वेज इज फ्रॉम रशिया का लैंग्वेज, राइट। तो रशिया का और इन ये 10 देश जिनके भी मतलब ये लैंग्वेजेस हैं, मेन लैंग्वेजेस, उनका आपको पूरा हिस्ट्री और कल्चर पता होना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड, अगर ताकि आपको बाद में हेल्प मिल जाए, तो स्क्रीन का पिक्चर ले लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री और कल्चर सारे ही लैंग्वेजेस का हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं वो अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट ही है। मतलब आई नो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स का की डिटेल्स यू शुड नो, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आए तो आप आंसर कर सके। लेकिन मोस्टली कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको पता होगा, तभी आप वो माइन्यूट डिटेल्स भी जो है समझ पाएंगे। तो इन टॉपिक्स के थ्रू आपको जाना बहुत जरूरी है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन अलग है, और यूरोप में कैसे सोशलिज्म डेवलप हुआ और क्या वो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नाजिज्म और द राइज ऑफ हिटलर
कैसे जर्मनी में हिटलर का जो है शासन आया, वो उसके बारे में यू शुड नो। ये टॉपिक वाइज आपको वैसे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप एक ये स्पेसिफिक टॉपिक्स डालेंगे तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस में इसको कवर कर सके अगर टाइम हो तो, क्योंकि ज़्यादा दिन है भी नहीं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे हम लोग इसको डिटेल आगे लेके जाएंगे, वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि कैसे करना है। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं, नो मैटर व्हाट आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए और इसको आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर एरा है, जो दो बाइपोलर मतलब पावर्स थे, जो वर्ल्ड पावर्स स्पेशली रशिया और यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए, उनके बीच का कोल्ड वॉर एरा वो पढ़ना है आपको। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का जितना भी है वो आपको पढ़ना है। फिर सिनो जापानीज वॉर पढ़ना है, रूसो जापानीज वॉर, कोरियन एम्पायर, जापानीज कॉलोनियल कंट्रोल एंड रूल, कोरियन वॉर, हिस्ट्री ऑफ अरब एंड इस्लाम, गल्फ वॉर, अरब स्प्रिंग, ईरान रिवॉल्यूशन, ईरान एंड इराक का वॉर जो है, एंड अफगानिस्तान का वॉर, बोथ जो अमेरिकन कंट्रोल का हुआ था और जो भी सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अफगानिस्तान का जो क्राइसिस हुआ है, तो इट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अफगानिस्तान वॉर तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा सभी, ताकि क्योंकि रिसेंट है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो कवर करेंगे और एक या दो क्वेश्चन दे ही देंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक जो टॉपिक्स हैं इसको पढ़ लेना है। और एक और चीज़ कि ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद इसमें से की पॉइंट्स में आप नोट्स बना लीजिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब कैसे बोलूँ मैं, एमसीक्यू क्योंकि क्वेश्चन है आपका, तो किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपको पता है, राइट? इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, तो इसमें से जो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगे उससे आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, है ना? कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन क्या वो थे, डिमांड्स थे, है ना? क्या उनका नारा था? तो ये बेसिक इस तरह के क्वेश्चंस का नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर, आपको ये सारे ही जितने भी ये लैंग्वेजेस है इसका आपको कंप्लीट करना है। देन द सेकेंड पार्ट इज ज्योग्राफी। ये जितना भी लैंग्वेजेस है, ये जिन देशों में बोला जाता है उन देशों का ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनका स्पेसिफिकेशन वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे इनका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स, इनका बाउंड्रीज किसका कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ सिचुएटेड है वर्ल्ड में, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये सब आपको बहुत ही बेसिक चीजें हैं जीके की, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये जीके पार्ट में ही कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, लेकिन हमने अलग से यहाँ पे दिखाया ताकि एक आइडिया हो, क्योंकि ये इंटायरली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आपको आइडिया होना चाहिए पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स का। देन नेबरिंग कंट्रीज, इनका एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितना है हर एक देश का, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। किस तरीके का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ यूज होता है ना? जैसे रशिया इतना वास्ट कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है, तो मतलब यू शुड नो कि किस कंट्री का कौन सा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत फेमस है बाहर और बहुत मेजर है उसका, और क्या मतलब मेजर एयरपोर्ट्स के नाम है, सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे ट्रेड होता है, तो ये बेसिक चीजें यू शुड नो। मेजर रिवर्स, माउंटेन्स, इनके नाम, फिर देन लेंथ ऑफ द रिवर्स, कोस्ट लाइन्स, और करेंसी क्या है इन लैंग्वेजेस का, क्या कैपिटल है, इसके बाद मेजर सिटीज कौन से हैं, टाइम जोन्स कौन से हैं, फिर लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस और बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया में सिर्फ रशियन बोला जाता है, राइट? तो और दूसरे लैंग्वेजेस कौन से बोले जाते हैं, या कई बार दो कंट्रीज का बाउंड्रीज अगर आपस में शेयर हो तो दो तीन लैंग्वेजेस का वेरिएशन आप देख सकते हैं। जैसे रशिया के अंदर यूक्रेनियन या बेलारूसियन, ये सब भाषा भी आपको मिलेंगी बहुत सारी, कुछ पॉपुलेशन जो है उनका वो भी बोलता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज में उनकी लैंग्वेजेस को छोड़ के और भी कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाते हैं, कौन से रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के लोग, क्या एथनिक ग्रुप्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके क्या कल्चरल ट्रेडिशन है, और फिर अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफी कैसा है,
है ना, पूरे देश का। तो ये सब बेसिक, इनमें से आपको ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये इसका जियोग्राफी का सेक्शन है आपका सिलेबस का। देन एक और चीज, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड जियोग्राफी हमने जीके में ही इंक्लूड किया है, लेकिन इस स्लाइड के अंदर हमने अलग से बनाया क्योंकि ये इंटायरली एक अलग एरिया है, इसलिए ताकि इस पे आप ध्यान दें, इसलिए हमने इसको स्लाइड में अलग रखा है। जीके का ही ये ABC तीनों एक ही पार्ट है। इसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, हर एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कौन कौन से फेमस बुक्स हैं, किन ऑथर्स ने उनको लिखा है, कौन से ईयर में लिखा गया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं, रशियन का जैसे दस्तयेव्स्की है ना, जैसे गोरकी, इस तरीके के जो की राइटर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी फेमस बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं। फिर यहाँ के फेमस साइंटिस्ट और इनके डिस्कवरीज की, कौन से देश ने क्या डिस्कवरी किया है और मेजर डिस्कवरीज इनका है ना। जैसे सॉरी मैं रशिया का बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव मोर आइडिया अबाउट रशियन एज आई एम अ रशियन स्टूडेंट, बट ऑफ कोर्स आपको हर एक लैंग्वेज का पढ़ाएंगे। डिस्कवरीज क्या है बेसिक, जैसे रशिया ने सबसे पहली बार जो है ना बाहर स्पेस में एक इंसान को भेजा था, यूरी गागारिन को, राइट। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर इनके सिनेमा, म्यूजिक और स्पोर्ट्स के बारे में यू शुड हैव कंप्लीट आइडिया। एंड देन नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, किस तरीके के फ्लैग्स हैं और कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं उस फ्लैग में, लाइफस्टाइल क्या है, ड्रेस क्या है, कौन सा क्यूजीन खाते हैं वो लोग। इसके बाद आर्ट एंड म्यूजियम, किस तरीके का आर्ट वहाँ पे फेमस है ना, और कौन कौन से म्यूजियम्स हैं, फेमस पेंटिंग्स उनके और उनके पेंटर्स। फिर टूरिस्ट साइट्स कौन कौन से फेमस है, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और यूनेस्को साइट्स कौन कौन से को यूनेस्को का डेजिग्नेशन मिला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वेल नोन पोएट एंड फिलोसफर्स, फिर लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स में ही आ जाएगा वो तो। एंड बट किस तरीके का लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं और किस तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कितने रिलीजियस ट्रेडिशंस है, कितने रिलीजियस ग्रुप्स हैं, है ना, और किस तरीके की सरकार है और क्या आइडियोलॉजी है, क्या बेसिक, मतलब ऑफ कोर्स तुम्हें आपको डिटेल में इसका पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना, लेकिन किस तरीके का, मतलब एटलीस्ट सरकार क्या क्लेम करती है कि वो है। जैसे चाइनीज गवर्नमेंट दे क्लेम टू बी कम्युनिस्ट, राइट। तो यू शुड नो कि व्हाट इज कम्युनिज्म, है ना, हाउ डज, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन जो जर्मनी में है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए उसकी गवर्नमेंट के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। फिर उनके करंट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स, और करंट भी पता होना चाहिए, और प्लस अगर मान लीजिए कुछ फेमस नेम्स होते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या उसके रोल्स रहे हैं। ये आपके जीके के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद इंग्लिश, द नेक्स्ट पार्ट कम्स इंग्लिश। हमने ये पूरा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो पहला हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी और जीके, ये तीनों एक पार्ट है। देन देयर इज अनदर पार्ट इंग्लिश, एंड फिर एक और रीजनिंग का पार्ट। तो ये पूरा क्लास आपका जो भी चलेगा वो इन्हीं 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे क्लासेस क्यों कैसे करना है। हाँ, इंग्लिश का जहाँ तक बात आए, आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में है। और क्योंकि पूरा मेजर पार्ट एग्जाम का आपका सिलेबस का होता है जीके, लेकिन इंग्लिश इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेपर। और बहुत स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, क्योंकि जेएनयू एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ इतने कम फीस में पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे गाँव से लोग अप्लाई करते हैं जिनका इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है। एज वी नो कि इस देश में कैसे पढ़ाई होता है। तो इंग्लिश का जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। हम लोग इन सारे इंग्लिश के बेसिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ताकि कवर कर सके। तो बेसिक ग्रामर और ग्रामर के रूल्स जो हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन,
और कंजंक्शंस, टेंस, वर्ब्स, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, तो ये सब बेसिक हम लोग जितना भी है वो पढ़ेंगे इस क्लास में ग्रामर रूल्स के बारे में। फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं इस तरीके के, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोगों को सॉल्व करते रहना है। हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन पुराने मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगी एंड में इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, तो वो बुक्स आप अगर लेंगे, या ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे बुक डली होती है, तो फ्री बुक्स भी हम उस तरह की वेबसाइट पे अगर अवेलेबल हो तो हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप जहां से भी ढूंढ पाए, किसी भी बुक में आपको मिले, तो यू जस्ट सॉल्व इट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है कि अब इस सेंटेंस में बताइए कि क्या चीज जो है ऑड है उसको आप एडिट या ओमिट करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आता है कि आपको एक सेंटेंस को ब्रेक करके दे देंगे एंड देन यू विल हैव टू रीऑर्डर इट एंड मेक इट इन अ करेक्ट सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी होता है। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, वही एडिटिंग ओमिटिंग जो मैंने बोला। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक आपको पूरा मतलब एक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, या फिर एक आपको क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन दे दिया जाएगा एंड बोलेंगे कि वन, इसको कोई एक वर्ड बताओ जो विच सब्स्टिट्यूटेड, तो वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। फिर इडियम्स, फ्रेजेस और मेनली जो फेमस प्रोवर्ब्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहावतें जिसको हम बोलते हैं। फिर कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं उसमें स्पेलिंग एरर्स, ये सब, पंक्चुएशन, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, तो ये सब बेसिक चीजें हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट इज द रीजनिंग पार्ट विच इज डिफिकल्ट, बट रीजनिंग का ऐसा आपको बहुत क्वेश्चंस नहीं आता इसके अंदर भी, लेकिन रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्टिफिशियल लैंग्वेज, तो वो मैं डिस्कस करूंगी कि वो क्या है। लेकिन रीजनिंग पार्ट में आपका मेनली है सीरीज कैसे होता है, रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, या फिर थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप्स, ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, प्लेस अरेंजमेंट, डायरेक्शन, और ब्लड रिलेशनशिप्स, और कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, डिस्टेंस, इसके अकॉर्डिंग जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, नंबर प्रॉब्लम, सिंबल सब्स्टिट्यूशन, मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट प्रॉब्लम, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो रीजनिंग का ये सारा आपका सिलेबस होगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। ये क्या है? जेएनयू के एंट्रेंस में पहले भी आता था, हर एक एग्जाम में ये डिस्कस होता है। हर एक एग्जाम में इनफैक्ट इसका दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही है, 2 या 3। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में ये होता है कि वो आपको एक मतलब कोड्स के बेसिस पे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और एज यू नो हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब हर एक लैंग्वेज में आपको नाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ कोर्स उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उसका किसी लैंग्वेज का रूल अलग हो सकता है, बट इट इज वेरी एक्सेप्टेबल फैक्ट कि हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और वो बहुत ही कॉमन ट्रेट शेयर करता है हर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि मान लीजिए आपको एक पूरा सेंटेंस दे देंगे, उस सेंटेंस के अंदर कोडिंग में मीनिंग होगा, तो एंड दे विल आस्क यू कि इसमें से नाउन कौन सा है, ठीक है? हेलो, प्लीज म्यूट कर दीजिए जिसका भी अनम्यूट है। ओके, थैंक यू। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे आपके पास, हम इसके एग्जांपल्स करेंगे अपनी क्लासेस में, लेकिन दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, कि ऐसा नहीं कि इसमें आपको, जैसे आपने रशियन के लिए अप्लाई किया तो रशियन लैंग्वेज दे दिया, क्योंकि 12th करके आप ये एग्जाम देते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज जस्ट कि वो एक मतलब एक कोडिंग में आपको एक पूरा सेंटेंस देंगे या एक पैराग्राफ देंगे, और उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि बताओ इसमें से नाउन कौन सा है, हु इज अ वुमन हेयर, है ना? तो वो आपको आइडिया लगाना है दो लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंसेस ढूंढ के। तो वो कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेस। इसके बाद
ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट यू ऑल टू नो। ये स्लाइड खत्म करने से पहले, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लीज मेक अ गुड स्टडी प्लान फॉर योर प्रिपरेशन। आई एम श्योर सबने बना ही लिया होगा। सिलेबस का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्या है वो पता होना चाहिए। एज वी हैव डिस्कस्ड, आपको उसके बाहर से भी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सिलेबस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, जितना टाइम बचा है उसमें ही डिवाइड कर लीजिए कि अब मेरे पास 4 ही दिन है प्रिपेयर करने के लिए इंग्लिश का, तो मैं उस 4 दिन में ही सारा कंप्लीट करूंगा। तो इस तरह से आप कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना किसको टाइम देना है वो प्रायोरिटाइज करना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को इतना झोंक दे कि मतलब कि पूरा बर्नआउट हो जाए, राइट? तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स, और शॉर्ट ब्रेक्स मतलब इंटरवल्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बीच में पढ़ाई के। तो 3-4 घंटे पढ़े और आधे घंटे का ब्रेक लें, 2 घंटे का ब्रेक लें। इस तरीके से आप इंटरवल्स अपना अकॉर्डिंगली क्लास के प्रिपरेशन में फिक्स कर लें। इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करते हैं, चाहे इस क्लास के दौरान करें, चाहे अपने आप सेल्फ रिविजन मतलब सेल्फ स्टडी से करें, आप यू हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि अगर आप लिखते हैं उसको तो वो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू रेयरली हैव 20 days, तो जितना रिपीटेशन होगा चीज़ों का, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिपीट इट। तो जितना रिपीटेशन करेंगे उतना अच्छा है, और उसके लिए बेस्ट चीज़ है, बेस्ट टिप है कि आप लिखें। तो नोट्स को जितना लिखते रहें और नोट्स के थ्रू जाते रहें वो बेटर रहेगा। फिर एक और चीज़ है कि आखिरी हफ्ता जो आपका होगा, हम भी कोशिश करेंगे कि आखिरी हफ्ते में आपकी क्लासेस को जितना एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, ताकि आपके पास पूरा रिवीजन का टाइम हो। आखिरी हफ्ते में यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है, तो आखिरी हफ्ते को आप उस चीज के लिए छोड़ दें और उससे पहले ही कोशिश करें कि सारा सिलेबस किसी तरह यू हैव टू गो थ्रू इट, भले कंप्लीट होना हो। इसके बाद ओके, सम यूजफुल बुक्स एंड रिसोर्सेज जो हम आपको भी बताने वाले हैं, तो मैं उनके नाम दे देती हूँ, तो आप वो बुक्स मेक श्योर दैट यू हैव इट, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट विल बी इन दोज बुक्स, तो वो रहना बहुत ज़रूरी है। और लेटेस्ट वाला तो बता दूंगी अभी कौन से बुक्स हैं, बट स्टडी मटेरियल आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा भी एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर हम यूजुअली स्टडी मटेरियल्स डालते रहते हैं, क्या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डालते हैं। तो वहाँ पे उससे ऐड होने के लिए हम लोग कमेंट बॉक्स में नंबर्स और लिंक्स डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो उसमें एडेड नहीं है, तो प्लीज गेट योर सेल्फ एडेड इन दैट ग्रुप। हम अभी डिटेल्स डाल देंगे। फैजान प्लीज मेंशन कर दो उसके अंदर। तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मॉक पेपर्स करना ज़रूरी है, हम हर हफ्ते आपको एक मॉक पेपर्स प्रोवाइड करेंगे 50 से 100 क्वेश्चन का, जिससे आपको करने में आसानी हो। इसके बाद ऑफ कोर्स टेक अ गुड स्लीप, पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना सोना ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। एंड लास्टली रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसी दिन के एंड में 1 घंटा रिविजन के लिए छोड़े और वापस से वो सब रिवाइज करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना रिविजन करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ दिस इज आई थिंक द लास्ट स्लाइड ऑफ द दिस प्रेजेंटेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, इट इज़ आर गुप्ता का जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का बुक। ये लेटेस्ट पैटर्न पे, क्योंकि ये हर साल निकालते हैं, तो इन्होंने अभी लेटेस्ट 2020 का निकाला है, जो कि काफ़ी डिटेल्ड है, और इन्होंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें दिए हैं। तो आई विल रिकमेंड, जिनके पास भी नहीं है, प्लीज़ बाय आर गुप्ता का जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का बुक। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से भी आपको क्लास में कराया जा सके, ताकि हेल्प हो। इसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री के लिए 9th क्लास का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो बुक है, उसके अंदर आपको यूरोपियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में मिल जाएगा। तो अगर किसी को स्पेसिफिकली यूरोपियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ सकता है। इसके बाद एटलस, ज्योग्राफिक के बारे में जितना भी समझने के लिए
एटलस होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, तो वो ले लीजिए अगर नहीं है तो। वैसे ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है ये बुक, लेकिन जो बहुत पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है कि आप एटलस भी ले सकते हैं, नहीं तो विकिपीडिया पे भी यू विल गेट बेसिक इन्फॉर्मेशन, या इंटरनेट पे पॉलिटिकल फिजिकल मैप्स होना चाहिए इन सारे लोकेशंस का। तो एटलस ले सकते हैं। जीके के लिए ल्यूसेंट का जीके का बुक आता है, और रिसेंट ईयर्स का लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो मैं जीके के लिए सजेस्ट करूँगी। ऑल्दो मैंने यहाँ पे विकिपीडिया लिखा है, बट विकिपीडिया इज़ नॉट ऑफन रिलायबल, तो मेक श्योर कि आप जब भी विकिपीडिया से कुछ पढ़ें तो एक बार बाहर भी सर्च कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, क्योंकि आज सबको पता होगा कि विकिपीडिया पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है एडिट हो सकता है, तो कई बार ये सब दिक्कतें आती हैं, तो मतलब आंसर्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो डोंट गो थ्रू विकिपीडिया एंटायरली। लेकिन विकिपीडिया से आप एक बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप हमेशा अगर विकिपीडिया से देख रहे हैं तो विकिपीडिया से आप उसको रीचेक करिए एक बार दूसरे वेबसाइट से। और ऑनलाइन साइट्स एंड यूट्यूब, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हेल्प अवेलेबल हैं, इनफैक्ट हम भी अपना वीडियो यूट्यूब पे डालने वाले हैं, तो यूट्यूब से भी यू कैन गेट लॉट ऑफ वीडियोस, जीके का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो वो भी आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये बेसिक रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आई सजेस्ट कि आप लोग सब जाए, ये मेरा रिकमेंडेशन है बस। ओके, सो हमारा स्लाइड शो का एंड हो चुका है। आई होप इट वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।